Hello बच्चों, welcome to grade 8 sessions of subject civics and today we are discussing chapter 1 the Indian Constitution. This is your session 5. Okay? तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject civics discuss कर रहे हैं. इसमें हम लोग chapter number 1 की बात कर रहे हैं and the chapter name is the Indian Constitution. ये आपका 5th session है. So let's start with it. तो एक बार brief recap कर लेते हैं बच्चों कि हम लोगों ने अपने last class में क्या क्या cover कर लिया था. तो अगर आपको याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे थे. व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इन दिसंबर 1946 और किसने किया था? तो हमारा कैबिनेट मिशन आया था, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम ब्रिटेन, जिन्होंने आकर फाइनली यहाँ पर इंडिया में दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया एंड देयर वर टोटल 308 मेंबर्स एंड दीज मेंबर्स दे वेंट ऑन टू फाइनली मेक द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, आज की क्लास में बच्चों हम लोग की फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के. तो लेट अस डिस्कस अबाउट द फर्स्ट की फीचर हियर एंड दैट इज फेडरलिज्म. ओके, द टर्म मस्ट बी न्यू टू यू, बट अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो ये टर्म आपको याद आ जाएगा. एक बार हम लोग फिर से पढ़ते हैं फेडरलिज्म के बारे में. सो व्हाट डज फेडरलिज्म मीन्स? दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. सो बेसिकली फेडरलिज्म या फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? जहां पे एक लेवल से ज्यादा, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इन द कंट्री, वी कॉल दैट कंट्री अ फेडरल कंट्री. राइट, फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री इंडिया में क्या है? इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर एंड एट द सेंटर. इफ यू रिमेंबर क्लास 7 में आपने इसके बारे में भी पढ़ा था. राइट, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट, एट द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट है. सारी स्टेट्स में हर एक स्टेट का अपना एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट है और हर एक इंडिविजुअल स्टेट में भी लोकल गवर्नमेंट है. राइट, तो फेडरलिज्म हम किसे कहते हैं? शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. ऑल्सो while each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues, subjects of national concern require that all of these states follow the laws of the central government. Right, तो अब हम एक बार समझते हैं इसका मतलब क्या है. तो बच्चों हर एक स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? तो टोटल 29 स्टेट्स हैं, राइट, और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. तो हर एक स्टेट जो है उनकी अपनी एक फ्रीडम है, वो हमेशा अपना एक ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं. राइट, बहुत सारे इश्यूज में जो भी स्टेट रिलेटेड इश्यूज है. लेकिन जो सब्जेक्ट्स दैट इज रिलेटेड टू नेशनल कंसर्न, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन या फिर कोई फॉरेन अफेयर्स, तो बाकी जितने भी नेशनल कंसर्न दैट इज कंसर्न दैट इज रिलेटेड टू मेनली with all the states, right, combinedly all the states, वो हमारा national concern हो गया for our country as a whole, है ना. तो वो सारे subjects में हर एक state, जितने भी states हैं, they have to follow the laws of central government, right. इसी को हम लोग sharing of power कहते हैं. तो federal government में देखो 2 level of government है, central government and the state governments. political power जो होता है वो share किया जाता है किसके किसके बीच में? center और state के बीच में, right. और बहुत सारे लॉज होते हैं, सेंटर्स के अपने लॉ होते हैं, स्टेट के अपने लॉज होते हैं और स्टेट को ये सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लॉ फॉलो करना होता है. राइट, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड है. तो आप ये टेबल याद रखो, फेडरल गवर्नमेंट में 2 गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. और पावर जो है बच्चों वो शेयर किया जाता है. स्टेट गवर्नमेंट के अपने कुछ पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने कुछ पावर्स है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहना है. ओके, अब बहुत सारे लिस्ट है, राइट. ये पावर्स कैसे डिसाइड होते हैं? तो बेसिकली देयर आर 3 मेन लिस्ट इन विच द पावर इज डिवाइडेड एंड शेयर्ड अमंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके, अब हम लोग ये मेन लिस्ट देखते हैं ताकि किसी में कंफ्यूजन ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा या क्या पावर्स होंगे. तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो 3 लिस्ट दिए हुए हैं. सो फर्स्ट वन इज द यूनियन लिस्ट. अब यूनियन लिस्ट क्या है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर्स है, राइट. सो हैज सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. और जो भी चीजें नेशनल इंपॉर्टेंस की होगी वो किसके अंडर होगा बच्चों? ऑब्वियसली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होगा, है ना. स्टेट गवर्नमेंट के अंदर स्टेट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो होगा, एज द नेम सजेस्ट. सो यूनियन अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस. तो जो भी चीजें यूनियन लिस्ट में होंगे बच्चों, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर सारे लॉज बनाएगा. एग्जाम्पल के लिए डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारी यूनियन लिस्ट के. अब स्टेट लिस्ट में क्या है? इट हैज द सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस. तो जो भी लोकल या स्टेट इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होंगे वो सारा स्टेट लिस्ट में आएगा.
स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉज। तो स्टेट इंपॉर्टेंस की जो भी चीजें हैं वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट उस पे लॉज बनाएगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन ऑफ पर्टिकुलरली डिफरेंट स्टेट्स। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इस स्टेट लिस्ट के। अब हमारा थर्ड लिस्ट क्या है? कंकरेंट लिस्ट। इट हैज द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ टू सेंटर एंड द स्टेट। तो ये कंकरेंट लिस्ट देखो बच्चों, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ पावर आपको दिख रहा है, जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों के बीच ही पावर शेयर किया जाएगा। बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स कैन फ्रेम द लॉज हियर। ओके, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके कंकरेंट लिस्ट के। आई होप द पॉइंट इज क्लियर हियर कि कैसे पावर्स जो है डिवाइड भी किया गया है और ये शेयर भी किया जाता है बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब दूसरा फीचर क्या है बच्चों? द सेकेंड फीचर इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट or the cabinet system is an important and popular form of government in modern democratic countries. तो parliamentary form of government ये काफी popular और important form of government है। If you remember, जब हम लोग right to equality की बात कर रहे थे, हम लोगों ने क्लास 7 में equality chapter पढ़ा है, right? तो आप देखो parliamentary form of government क्या होता है? जो representative government होता है, right? इसमें हम लोग अपने representative को choose करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। So it is popular form of government in modern democratic countries. In this, representatives are elected by the people. Again, one more important point. सबसे main feature क्या है हमारे parliamentary form of government का? तो यहाँ पे जो representative है, they are elected by who? We people, right? तो आप ये chain देखो, ये जो voters हैं कौन है? Individuals, the citizen of our country. अब ये किसको choose करते हैं? द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस इन पार्लियामेंट। तो हमारा पार्लियामेंट, आपने पार्लियामेंट टर्म भी पढ़ा है, राइट? 7 में ये सारी टर्म्स आप पढ़े हो। तो जो भी मेंबर्स, जो भी रिप्रेजेंटेटिव हम लोग चूज करते हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ दिस लोअर हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट। और उसमें से कौन चूज होता है? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना? प्राइम मिनिस्टर का कौन होता है? अपना कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, राइट? और ये हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, and the government department or agencies, right? They all then work for the government and they make laws and everything for the people, right? तो ये हमारा ऐसे सिस्टम वर्क करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। नाउ यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस टर्म यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, क्योंकि हमने इक्वालिटी के चैप्टर में पढ़ा था द टर्म दैट इज राइट टू वोट। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज दैट। The Constitution provides for all in universal adult franchise, right? So it means that every citizen who is 18 years of age or more is entitled to cast his or her vote irrespective of his caste, creed, sex, religion or birth of place. तो universal adult franchise में क्या होता है बच्चों? जो भी citizen, हमारे country के जितने भी citizen हैं who are of 18 years age, जिनके 18 years age है या वो उससे ज्यादा है, they have the right to vote. They are entitled to vote and they can vote irrespective of their caste, their creed, sex, religion, birth or any place of birth, right? तो ये हमारा universal adult franchise है and that is one of the most important feature of our parliamentary form of government. Okay? अब हम देखते हैं अपना यहाँ पर तीसरा जो हमारा important feature है, that is the separation of powers. अब ये देखते हैं इसमें क्या है। देखो बच्चों, ये सारे फीचर्स जो आप अभी पढ़ रहे हो ये आपने क्लास 7 में पढ़ा है, राइट? आप कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने इंडिविजुअली चैप्टर्स में भी इनको डील किया है, राइट? सो आप देखो ये सारे टर्म्स आपके लिए नए नहीं है, बट यू हैव टू रिवाइज दिस टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स की फीचर्स। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 organs of the state. Let us see what are these organs. In order to prevent the misuse of power by any one branch of the state, the constitution says that each of these organs should exercise different powers. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 organs of state है, right? 3 branches है हमारी गवर्नमेंट के। And what are this? So it is to prevent the misuse of power. Why we have why this has been separated? हर एक organ को अपना एक power क्यों दिया गया है? So that कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ब्रांच जो है इट शुड नॉट मिसयूज द पावर, राइट? सो कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स।
Now first of all let us understand what are these three branches and उनके क्या क्या individual separation what are their separated powers, right? तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखो यहाँ थ्री ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच, देन द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड थर्ड वन इज द जुडिशियल ब्रांच. और अगर आपको याद होगा क्लास 7 में आप लोगों ने ये पढ़ा भी है कि आपने अपने चैप्टर में देखा था, जो गवर्नमेंट चैप्टर है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे थ्री ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है एंड जुडिशियल ब्रांच है. लेट अस अंडरस्टैंड देयर पावर हियर. सो इन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव ब्रांच में देखो क्या आता है, हमारा पार्लियामेंट, दैट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट में क्या है, राज्यसभा एंड लोकसभा, राइट? हमारे दो पार्ट है, एक है लोकसभा है और एक राज्यसभा है, जिसमें जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारे लोकसभा में होते हैं, राइट? अब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन है, तो सबसे हाईएस्ट रोल किसका है, हमारे प्रेसिडेंट का. ही इज द नॉमिनल, राइट? मतलब समझने के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे पावरफुल है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है, ओके? और जुडिशियल में कौन है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स. तो ये सबसे हाईएस्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑफ हमारी कंट्री का है सुप्रीम कोर्ट. अब एक एक करके इनके पावर्स को समझते हैं. सो लेजिस्लेटिव क्या होता है, द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो हमारे जो लेजिस्लेटिव में लोग हैं हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको हम अपने इलेक्शंस में वोट के थ्रू इनको इलेक्ट करते हैं. और ये पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं. और यही लोग हैं बच्चों जो लॉज बनाते हैं, राइट? दीज आर द पीपल हु मेक द लॉज. नाउ व्हाट हैपेंस इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच, द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल who are responsible for implementing laws and running the government. अब एग्जीक्यूटिव में जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, ये सारे लोग हमारे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आते हैं. ये क्या करते हैं, जो भी लॉज बने हैं उनको ये इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? ये सारे लॉज ये लोग पास करते हैं फाइनली एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द गवर्नमेंट. अब जुडिशियल ब्रांच में कौन आता है बच्चों, सो इट रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री. तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट का नाम सुने होंगे, फिर आपने हाई कोर्ट का नाम सुना होगा, है ना? आपके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, हाई कोर्ट्स होते हैं, हर एक स्टेट में अपने हाई कोर्ट्स होते हैं. और फिर हमारा जो सबसे मेन जो एपेक्स कोर्ट है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, द मोस्ट पावरफुल, राइट? तो ये क्या देखते हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट्स हैं, तो इसमें जो जजेस होते हैं, जो भी लॉज पास हुआ है वो देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पास हुआ है कि नहीं. तो बेसिकली इनका ये रोल होता है. तो आपने देख लिया कि कैसे लेजिस्लेटिव में, कैसे एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में पावर को डिवाइड किया गया, राइट? नाउ ईच हैव बीन गिवन देयर ओन पावर्स एंड देयर ओन रोल. कि लेजिस्लेटिव में जो लोग हैं वो लॉज बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव वाले लोग जो में एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो लोग रहेंगे वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग और पासिंग दोज लॉज. और जुडिशरी में दैट इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट दैट विल सी दैट ऑल द लॉज दैट हैव बीन पास्ड इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके? तो इन शॉर्ट बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ लिया था. उसके बाद हम लोगों ने देखा की फीचर्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द फर्स्ट वन वाज फेडरलिज्म, दैट इज द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. द सेकेंड वन वाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट? जिसमें द अडल्ट सिटीजन्स हु आर of 18 years age or more than that, they are entitled to vote. They have the right to vote irrespective of their caste, creed, sex, religion or place of birth, right? And the third feature that you read today is the separation of power, जिसमें हर एक organs, there are three main organs: executive, legislative and judiciary, and each has its own power to make the laws, to implement the laws and to see if the laws are working in according to the कॉन्स्टिट्यूशन. तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग और फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद ये वो हमारा लास्ट क्लास होगा और हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से की फीचर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. ओके, टिल देन दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.